नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। औरैया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश के राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। इनकी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है। गरीबों की जमीन पर कब्जे किए गए। जो लोग गाली गोले दागते थे अब वो भोले बन गए हैं। बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बुआ और बबुआ ने लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो वायदे किए उसको हमने पूरा किया। आज हर गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि 70 साल तक सरकार चलाई है लेकिन कुछ मिला नहीं। दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 2014 में कौन जीता? भाजपा जीती या नहीं जीती? 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? मित्रों, सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है। और यहां से तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। अभी पार्टी रखा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा 15 साल तक सरकार चलाई या नहीं चलाई? 15 साल तक किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है क्या? ऐसा नहीं भी, जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई नरेंद्र मोदी जी ने। यूपी की 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। वहीं कानपुर नगर पहुंचे अमित शाह ने एक रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के समर्थक गदगद नजर आए। अमित शाह ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए लोगों से वोट का आशीर्वाद मांगा। कासगंज के सोरो में मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए बीजेपी सरकार में लोगों की आस्था का सम्मान किया। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थलों का सुंदरीकरण हो रहा है। भाजपा सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे हुए। बीजेपी सरकार में यूपी में कानून का राज है। हमने उत्तर प्रदेश को भय और दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है। हमने दंगाइयों और अपराधियों पर लगाम लगाई है। विष्णु ने अपना तृतीय अवतार 12 के रूप में इसी धरती पर लिया था। भाइयों बहनों, धरती के उद्धार के साथ ही देश के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भी इस धरती ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में कासगंज, एटा, अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को चुना था,
ऐसे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की भी स्मृतियां इस धरती से जुड़ी हुई है। आज के इस अवसर पर मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए स्वर्गीय बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सदैव आस्था का सम्मान किया है। यह आस्था का सम्मान चाहे वह एक भव्य काशी के निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो या फिर दिव्य अयोध्या के निर्माण का कार्य, और चाहे वह सजरई मथुरा हो, तो फिर सौरव उससे कैसे वंचित रह सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री राजू भैया और यहाँ के हमारे विधायकों के प्रयास, पूज्य संतों की प्रेरणा से सोरो को भी हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देकर के यहाँ के समग्र विकास के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। में वीरांगना बाई जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, फुल पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, ITI, हॉस्पिटल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तीर्थों का विकास, ये जहां एक और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अलीगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। तो प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिरोजाबाद देश और दुनिया में सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि आगरा, मथुरा की तरह टुंडला में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बना रहे हैं। बाजार से पानी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। यह सिर्फ नारा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अयोध्या में हमला करने वाले, काशी में हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे सपा सरकार ने वापस लिए थे। हमने आते ही किसानों का लोन माफ कर दिया, जड़खाने बंद किए और एंटी रोमी स्क्वाड बनवाया। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को भगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतरित होकर के देश और धर्म की रक्षा की। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल
जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया, बल्कि ये भी कहा कि हर थाना हर जेल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। भगवान की पूरी लीला का गान देश के सामने, समाज के सामने आना ही चाहिए। सच्चा। वहीं फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस एक होकर भी नहीं रोक सकते हैं। मोदी को रोकने के लिए सभी एकजुट हुए, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनी और आगे भी बनेगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 साल तक दिल्ली में कांग्रेस और सपा बसपा ने भी देश और प्रदेश को लूटने का काम किया। बीजेपी ने प्रदेश में पिछले 5 साल में विकास की सीमा को पार किया है। पहले बिजली उत्तर प्रदेश में आती नहीं थी। बीजेपी के सरकार में बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा गुंडों और माफिया चोरों की पार्टी थी। लेकिन इस कोरोना के संकट के समय मेरे देश के वैज्ञानिक दिन रात तपस्या कर रहे थे कि हम ऐसी वैक्सीन तैयार करें कि मेरे देशवासी लगाए और सुरक्षित हो जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया बताइए? पैसा देना पड़ा कि फ्री में लगी बताइए? दोनों हाथ मिला बताइए। फ्री में लगाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और श्री अखिलेश यादव जी कहते रहे कि ये वैक्सीन कोरोना की नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन। याद है आप लोगों की? नहीं आपको याद है? ये मेरे देश के वैज्ञानिकों का अपमान था कि नहीं था? लेकिन मैं आज इस मंच से फर्रुखाबाद की धरती से सभी फर्रुखाबाद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। 2 चरण में तो आपने सपा बसपा कांग्रेस वालों को सबको वैक्सीन लगाई है, लेकिन इस बार जब आपके यहां 20 तारीख को मतदान होगा, आप कमर के फूल की बटन दबा करके ऐसी वैक्सीन लगा दीजिए तो आने वाली 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश के वर्तमान को भी और भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना। उन्नाव में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा को छोड़कर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर बनाने वाले कार्य सेवकों पर गोली चलवाने वालों को जनता विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। आप हर जगह का वातावरण देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में पहली बार कोई सरकार में रहते हुए और जनता के लोग निकल कर उसका स्वागत कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जिधर जाइए उधर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बल्कि अगर कहा जाए तो जो सपा बसपा कांग्रेस के परंपरागत मतदाता कभी कहे जाते थे, वो आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अब कल शाम को इनसे बात हुआ कि आज यहाँ पे मेरा कार्यक्रम है, कल इन्होंने शाम को मेरा कार्यक्रम मांगा है। आज आप देख रहे हैं 10 हजार की संख्या में वहां से लेकर यहाँ तक लोग आए हैं और कितने लोग आज पार्टी को ज्वाइन किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा के अचलेश्वर मंदिर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की। दिनेश शर्मा ने सपा कांग्रेस और बसपा पर यहां भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को एक जर्जर इमारत बताया और कहा कि अब ये रायबरेली में कभी भी ढह सकती है। वो सपा और अन्य दलों के साथ मिलकर आने पर वो बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं सकते हैं। उड़ कौन रहा है और धरातल पर कौन आ गया है, ये तो 10 मार्च बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वहाँ पर देखा होगा चेहरा, तो विपक्ष के नेताओं का चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नेताओं के चेहरा देख लीजिए, खिले हुए हैं। योगी जी अगर दिखाई पड़े तो तमतमाता हुआ एक तेजस्वी चेहरा दिखाई पड़ेगा, और अगर आप आदरणीय जो नेता और उनके सहयोगी दल हैं, उनके चेहरे से आप 2 चरण के चुनाव का अंदाज लगा सकते हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संयुक्त तौर पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2 चरणों में हुए मतदान में बीजेपी ने अच्छी बढ़त हासिल की है। चेहरों की हवा हवाई समाजवादी पार्टी के गुंडों में नजर आ रही है।
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव किसी का नहीं है, ये चुनाव बेटियों के सम्मान के लिए है, ये चुनाव किसानों के सम्मान के लिए है, ये चुनाव राष्ट्र के सम्मान के लिए है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा शासनकाल में बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बेटियों पर हाथ डाले। पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम आगे थे, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में आगे थे, आज भी हैं, क्योंकि हम काम किए हैं। केंद्र सरकार 5 सरकार की योजनाएं, केंद्र राज्य सरकार की 5 साल की योजनाओं को मैं 100% नीचे उतारा हूं और इस बार जो संकल्प लिया हूं उसको आगे मैं करूंगा। सपा बसपा के शासन में गुंडागर्दी, अराजकता, रोप बम फटते थे। आज बीजेपी शासन में 5 साल में एक बम नहीं फटे, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा और अखिलेश यादव 5 साल में 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार का लगाकर प्रेस वार्ता नहीं की 5 सालों के अंदर। न कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में एक दिन बाहर निकले, 2 महीना चुनाव बचा है तो अब गांव-गांव दौड़ रहे हैं। पहले भी पश्चिमी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। 2 चरणों की वोटिंग के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने बता दिया है कि सपा के पक्ष में लहर है, सपा गठबंधन के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए, दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और आगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 चरण के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो जनता में नहीं है और पूरा समर्थन समाजवादियों को दिया है जनता ने। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो रैली उत्तर प्रदेश में करा रही थी वो सरकारी पैसे से हो रही थी, पीडब्ल्यूडी से लेकर के तमाम विभाग लगे हुए थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि बाहर से भीड़ बुलाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है, ये भीड़ जुटाने के लिए बाहर के लोग कर रहे हैं और तब जब ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव के सिपाही और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वाराणसी में उनके बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान उन पर काले कोट वाले कुछ लोगों ने हमला किया जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वहीं कुछ देर पहले न्यूज़ 1 इंडिया ने ओम प्रकाश राजभर से बात भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। ओपी राजभर जी, मेरा सीधा सवाल है कि जिस तरीके से ये वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में सीधे तौर पर आपका विरोध भी हमें देखने को मिल रहा है और मोदी योगी के नारे भी लग रहे हैं, आखिर किस पर आपको लग रहा है कि शक है सीधा? देखिए, जब चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि बैरिकेड के बाद 3 ही लोग जा सकते हैं, तो वहां सैकड़ों लोग पहले से बैठाए कौन? मुख्यमंत्री के जितने भी गुंडे वहां थे, वहां के डीएम और कमिश्नर के इशारे पर बैठाए गए थे जी। और जिस तरह का वहां भाषा बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, जिस तरह पढ़ा लिखा होता है, सब समझता नहीं कि पहले से ही उतना बैठाए गए। जब 3 आदमियों की एंट्री है तो सैकड़ों लोग कैसे गए? जब हम लोग 3 आदमी अंदर गए, नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं जी, तो वीडियो देखा न मारपीट का, गाली गुस्सा का वीडियो देखा, कॉलर पकड़ना, मुक्का चलाना, झापड़ मारना, फिर हम लोग किसी तरह बच के निकल रहे हैं। तो ये तो सौभाग्य है कि मैं बनारस से कल जिंदा चला आया। वहां जिस तरह की मार को गोली अब यही हत्या कर दो इसकी, बहुत बोलता है, बहुत योगी के खिलाफ है, तो इस तरह की भाषा क्यों वकील की तो हो नहीं सकती। तो ये योगी जी हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, जो आरक्षण लूटने का काम योगी जी ने किया, जो वंचित पिछड़े दलित का जो आरक्षण खत्म हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर वार किया तो बीजेपी ने भी तत्काल पलटवार किया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि राजभर ने वकीलों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे नाराज होकर वकीलों ने उनके सामने रोष प्रकट किया। साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग भी की।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे जैसे चरण बढ़े हैं वैसे वैसे तल्खियां और गर्मी भी साफ नजर आने लगी है। ओम प्रकाश राजभर ने आज आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के काले कोट वाले गुंडे उनकी हत्या करना चाहते हैं और इसके पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। क्या कुछ इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष हैं और जॉइनिंग कमेटी के इस समय के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपकी सरकार ओपी राजभर से डर गई है और लगातार अब उनकी हत्या कराना चाहती है, इस पर क्या कहना? आदरणीय राजभर जी का बयान शायद तथ्यों से बहुत परे है और उनकी अज्ञानता का परिचायक है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सारी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के अंतर्गत होती है, सरकार के अंतर्गत नहीं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह आरोप लगाते समय एक उस वर्ग को ललकारा है जो वर्ग जनता को कचहरी में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने वकील साहबान के विरुद्ध इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाया है। मेरा यह कहना था कि नियमतः उनको जांच की मांग करनी चाहिए थी, एफआईआर करानी चाहिए थी और मेरा यह मत है कि जांच सख्ती से होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कथित घटनाक्रम के बाद और अचानक माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना, ये उनकी किसी राजनीतिक कूटनीति का परिचायक है। नहीं, उनका कहना है कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हत्या भी होती, क्योंकि उन्होंने तमाम ओपी राजभर पैदा कर दिए हैं और जो कि भाजपा से लड़ने के लिए सक्षम है। तो उनके इस तमाम ओपी राजभर के आने से घबराहट है बीजेपी को, क्या लगता है? मैं तो इतना ही कहना है कि कोई समाज का कोई भी समुदाय किसी नेता की बपौती नहीं है, चाहे किसी वर्ग का हो, सब वर्ग के अपने नेता हैं और एक नेता के पीछे है कोई समाज, ये बिल्कुल मानने को मैं तैयार नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, राजभर के टिकट दो, एक पिता का और एक पुत्र का। अगर इतने राजभर नेता पैदा किए तो उनका टिकट में सहभागिता क्यों नहीं? बिल्कुल सही, सहभागिता क्यों नहीं। पर उनका कहना है कि जो मशीनरी, जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो वाराणसी कमिश्नर हो, चाहे वहाँ के अब जिला के निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं, वो भी इस समय एक सरकारी मशीनरी का काम कर रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ना कि सब चुनाव आयोग के अंतर्गत होते हैं। जांच का निष्कर्ष आने दीजिए और अगर कोई दोषी साबित होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन इनको जांच की मांग करनी चाहिए थी, एफआईआर करानी चाहिए थी, चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए थी। सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देना, ये उनकी कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। एक आखिरी सवाल और आपसे करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर उनकी हत्या होती है तो धूमधाम से उनका जो जनाजा उसको निकाला जाए। अभी भगवान करे वो चिरायु रहें, अपने समाज का नेतृत्व करें, स्वस्थ रहें, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कितने कमल खिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये मैं इतना कह सकता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं ठंड से चुनाव शुरू हुआ था और जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या परिणाम निकलता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सारा नतीजा आ जाएगा 10 मार्च 2022 को। कैमरामैन रघुनंदन सोनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र का विकास मुझे करना है, सबका विकास करना है, सबको आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही है। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस संकल्प के साथ आया हूं कि मुझे विकास करना है। जिस क्षेत्र में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी चुना है, जिस क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया है, उस क्षेत्र की सेवा करूंगा। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, युवा युवा होता है। उसकी कोई जात कोई धर्म मैं नहीं मानता। सबका विकास करना है, सबको आत्मनिर्भर बनाना है, ये मेरी प्राथमिकता है। माँ बेटी बहन युवा, किसी में जाति के आधार पर धर्म के आधार पर भेदभाव न मैंने कभी किया है, न मैं कभी भेदभाव करूंगा। देश संविधान के तहत चलता है, संविधान सबसे ऊपर है और हम सब संविधान का सम्मान करते हैं। आप भी संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान की रक्षा करना, संविधान का प्रचार प्रसार करना, यह हमारा दायित्व है। सरोजनी नगर क्षेत्र के लिए यह मैं आपको सबको, जितने लोग यहाँ आश्वस्त करता हूँ, यहाँ हमेशा अमन चैन रहेगा। यहाँ पे किसी माफिया के लिए या किसी आपराधिक तत्व के लिए या किसी ऐसे तत्व के लिए जो यहाँ पे शांति को भंग करेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है।
उत्तर प्रदेश का आज विकास हो रहा है। यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का पिछले 5 वर्षों में इतना विकास किया है जो हिंदुस्तान के किसी प्रदेश का नहीं हुआ है। लखनऊ इसमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। लखनऊ से 3 एक्सप्रेसवे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 15 मार्च तय की है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने इस मामले में वाद दाखिल किया है। वादी की ओर से कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद हिंदू अवशेषों को नहीं मिटाने और फोटोग्राफी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। बुलंदशहर में अंतर जनपदीय डकैत गैंग का खुलासा हुआ है, जहां पर पुलिस ने 6 डकैतों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ की आधा दर्जन डकैती की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो ये डकैत घर का दरवाजा खुला देखकर इस घटना को अंजाम दिया। यमुनापुरम कॉलोनी समेत जनपद में हुई डकैती की 2 वारदात का भी पुलिस ने खुलासा किया है। डकैती गैंग के सरगना आसिफ पर 14 मुकदमे दर्ज है। इन डकैतों के कब्जे से नकदी, कार, चाकू, तमंचा डकैती के दौरान लूटा गया सामान बरामद हुआ है। सातिर डकैत किस्म के अपराधी हैं जिनकी बीती रात गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत ही सातिर किस्म के हैं। इनका गैंग लीडर आसिफ गाजियाबाद का रहने वाला है, जो थाना मसूरी के मुगल गार्डन कॉलोनी में वर्तमान में रह रहा है। 14 मुकदमे इसके विरुद्ध डकैती और गंभीर धाराओं के पूर्व से दर्ज रहे हैं और इस गैंग में कुल 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बागपत के हैं, 1 खुर्जा देहात बुलंदशहर का है, 1 मेरठ का है और आसिफ गाजिया। जालौन पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैस सिलेंडर चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 135 चोरी के सिलेंडर, 2 लोडर गाड़ी और 1 बाइक बरामद की है। देखिए, ये थाना आटा का प्रकरण है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जनवरी 2022 में थाना आटा में एक जो है गैस गोदाम है, वहाँ से गैस के सिलेंडर्स चोरी हो गए थे। उसी संदर्भ में उस घटना का खुलासा करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 135 गैस सिलेंडर्स, 2 लोडर और जो है एक काफ़ी बड़ा लोहे का कटर बरामद किया गया है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और इनके मोबाइल फ़ोन सीज किए गए हैं और इस तरह से ये काफ़ी बड़ा एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन्होंने जनपद जालौन में घटना भी की थी, जो चोरी वाली ये घटना। इसके अलावा इन्होंने जनपद औरैया में भी गैस सिलेंडर्स चोरी किए थे और उन लोगों को उन गैस सिलेंडर्स को अलग अलग जगह पे बेचे भी हैं कुछ। देखिए, हाथरस के विधानसभा सादाबाद में आरएलडी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान के हत्यारे देशभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रीय भक्त लखीमपुर में मंत्री बने बैठे हैं, उनके बेटे बेल पर बाहर हैं और अब वोट मांग रहे हैं। आंदोलनकारी किसान जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कल बाबा जी आए थे, कुछ हींग की महक की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि पहले 2 चरण चुनाव के हुए हैं, उससे उनको बदहजमी हो गई है। हींग की ज्यादा जरूरत उनको ही पड़ेगी। उसी जब भोलगढ़ी में लाठी बरस रही थी, जब लाठी चार्ज होता है तो बड़े बड़े मुस्टंडे लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब वहां लाठी चली थी तो लाठी के ओर ये दौड़ के गए मुझे बचाने के लिए। मैं भूल नहीं सकता उस बात को। लेकिन देखिए कितनी अजीब व्यवस्था है। किसान के हत्यारे देशभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त लखीमपुर में मंत्री जी मंत्री बने बैठे हैं, उनके बेटे बेल पे बाहर हैं। मंत्री जी आज भाजपा के पक्ष में उसी क्षेत्र में घूम रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।